देखिए ये सारे उद्देश्य जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन नहीं किए गए एक्सप्रेसली, कि जो बताया जाए कि ये सीआरपीसी के उद्देश्य हैं। लेकिन जब आप इनहेरेंट पावर की बात करते हो, इनहेरेंट पावर मतलब 482 में दिए हुए हैं, सेक्शन 482 में दिए हुए हैं, अभी हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, तो वहां कुछ उद्देश्यों को उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है और उन उद्देश्यों को वो तब फॉलो करते हैं जब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आती हैं। तो जनरल रूल्स क्या हैं? जनरल रूल्स में ऐसी सर्कमस्टांसेस में सोशल जस्टिस को प्रमोट करना यहां जनरल रूल है। इंडिविजुअल जस्टिस को मेंटेन करना, इंडिविजुअल्स के राइट को रिटेन करके रखना, ठीक है, ये इनके जनरल रूल है। लेकिन जब एक्सेप्शनल कंडीशंस आती हैं तो वहां कहता है कि फेयर, कोई भी चीज को कैसा होना चाहिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को कर्टेल करने वाले होने चाहिए, कि कोई अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो पाए सोसाइटी में। और दूसरा, कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि कोई भी प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज को इस तरह से उनको क्या कंसीडर करना चाहिए कोर्ट के द्वारा, जो कि किसी के सब्सटेंटिव लॉ राइट को टेक अवे ना करें, ठीक है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ राइट्स वही जो आपको पहले मिले हुए थे, ठीक है। तो प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट जस्ट सेंस दे, कंप्लीट जस्टिस की बात करे, और तीसरा क्या, किसी भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज को वो क्या करे, कर्टेल करे, तभी तो एक कंप्लीट जस्टिस निकल के सामने आएगा। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में भी यही सारी बातें हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपने आप में एक क्राइम के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक लॉ है, जो कि सोसाइटी में होने वाले किसी भी अपराध को कर्टेल करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए तथा उसके इफेक्ट को कम करने के पर्पस से एक प्रोसीजर देता है, जो प्रोसीजर क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है और सही, और अपने आप में क्या है, वो एक कंसोलिडेटेड पार्ट है किस चीज का, क्रिमिनल प्रोसीजर का। तो ये तो बात हो गई प्रोसीजर्स की, ठीक है। अब है कोड। कोड क्यों है? क्योंकि ये एक कोडिफाइड लॉ है। कोड का और एक्ट में छोटा सा डिफरेंस ये है कि एक्ट जब कभी भी बनता है तो किसी नए प्रोविजन पे बन जाता है, उसको हम एक्ट कहते हैं। कोई नया चीज इवॉल्व हो रहा है तो उसको हम एक्ट कहते हैं। लेकिन सेम पार्ट का कई लॉज बने रहे होंगे। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि कोड, अगर मतलब जब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं रहा होगा तब अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किए जाते रहे होंगे। मान लो एक प्रोसीजर यहां कोई फॉलो हो रहा होगा, यहां फॉलो हो रहा होगा, ऐसे ऐसे कई प्रोसीजर फॉलो किए जाते रहे होंगे और इन सब प्रोसीजर को एक जगह कंसोलिडेट कर दिया गया और कंसोलिडेट करके उनको नंबर्स में 1 2 3 4 करके नंबर्स में उनको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। और जैसे ही नंबर्स में रख दिया गया मतलब उनको संहिताबद्ध कर दिया गया और उनको अब ये क्या माना जाएगा, वो कोडिफाइड हो गए हैं। अब ये कोडिफाइड हो गए हैं, इसका मतलब है इनको लॉ की रिकॉग्निशन मिल गई है जो कि कंसोलिडेटेड वे में है। अब कोई भी लॉ जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से डील करता है वो सब इसी कोड में फॉल करेंगे। और अगर जहां तक इसके सीआरपीसी के प्रियम्बल की हम बात करें वहां भी वर्ड कंसोलिडेटेड यूज किया गया है। इसका मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जहां क्राइम्स के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोसीजर की बात हो रही है उसके लिए वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है। तो शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एक स्पेसिफिक साइज का कि नाम हो गया, एक छोटी सी आइडेंटिटी हो गई कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम क्यों जानना चाहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता क्या है, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब है एक रूट है। उस रूट में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ सोसाइटी के भी कुछ महानुभाव लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इनमें कैसे होना चाहिए, इनके रिलेशंस कैसे होना चाहिए। तो जहां तक अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जो बेसिक इन्वॉल्वमेंट होती है, सबसे पहले होती है इन्वॉल्वमेंट किसकी, विक्टिम की। विक्टिम वो होता है जिसके राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, ठीक। दूसरा, विक्टिम
विक्टिम के जस्ट बाद आता है कौन? स्टेट। स्टेट स्टेट ने इस विक्टिम के राइट को गारंटी कर रखा था और अब वो फेल हो गया। कब? जब अक्यूज ने क्या किया? विक्टिम के राइट का वायलेशन कर दिया, विक्टिम को इंजर कर दिया, विक्टिम के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करा। ठीक, अब क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? कोर्ट। और फिर ये एक चेन बन रही है। कोर्ट आएगा, अब कोर्ट क्या करेगा? विक्टिम को रेमेडी प्रोवाइड कराएगा। यही है 4 प्रोसेस। अब देखो, ये चारों के पास डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। ठीक है, जैसे विक्टिम को प्रोटेक्ट किया गया है, स्टेट के पास पावर है और स्टेट को भी कहीं कहीं रोका गया है, कर्टेल किया गया है उनके पावर को। स्टेट की भी कुछ ड्यूटीज एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तीसरा, अक्यूज के पास भी कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। ठीक है, और चौथा, कोर्ट के पास भी कुछ पावर्स हैं। तो क्या उस पावर को किस तरह से यूज किया जाना है? क्या एक्सेसिव वे में यूज करेगा? क्या वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा यूज करते हुए पावर? और इन सब के रिलेशन को एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ले आके उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे इस चीज को समझिएगा आप, ये सबके पावर, सबके राइट एंड सबके ड्यूटीज कैसे हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ना तो विक्टिम के पास एक्सेसिव पावर है, ना स्टेट के पास एक्सेसिव पावर है, ना अक्यूज्ड को एक्सेसिव तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, और ना कोर्ट अपना हाइपर टेक्निकल वे में राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। इसका क्या मतलब है? ये सारे चारों इंटरकनेक्टेड हैं और प्रोसीजर यही कहता है। प्रोसीजर हमेशा बात करता है कि एक फेयरनेस की, फेयरनेस किसके सेंस में? एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की, बैलेंस ऑफ पावर्स की। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहा है जिसमें कि इन चारों के अपने अपने राइट्स की भी एग्जिस्टेंस हो और चारों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो।